नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको 1 फरवरी 2024 के मुख्य समाचार प्रस्तुत करेंगे। कृपया नीचे कमेंट करके बताएं कि आप किस क्षेत्र से हिमाचल न्यूज सुन रहे हैं। हिमाचल के विकास, पर्यटन और सामाजिक क्षेत्र की ताज़ा जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट शेयर करें। कांगड़ा आएगा लीलावती अस्पताल, दुबई में मऊ 300 करोड़ से बनेगा हॉस्पिटल, मिलेगा रोजगार। उद्योग विभाग ने लीलावती अस्पताल समूह के प्रोमोटरों के साथ जिला कांगड़ा में अस्पताल बनाने करने के लिए 300 करोड़ का MOU साइन किया है। इस अस्पताल से 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार के दूरदर्शी प्रयास और सहयोग के प्रति उसकी प्रतिबद्धता राज्य के लिए एक समृद्ध भविष्य बनाने के लिए तैयार है। हिमाचल प्रदेश के लिए निवेश लाने के लिए उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व उद्योग विभाग के अधिकारियों की टीम दुबई गई है। समारोह के दूसरे दिन फोकस स्वास्थ्य सेवा पर था। उद्योग मंत्री लीलावती फाउंडेशन और अन्य संभावित निवेशकों के साथ जुड़े हुए थे। उद्योग मंत्री ने निवेशकों को जिला कांगड़ा को पर्यटन राजधानी बनाने के मुख्यमंत्री के दृष्टिकोण से अवगत करवाया। उद्योग मंत्री ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि वर्तमान में राज्य देश की 35% से अधिक दवाओं का उत्पादन कर रहा है और 25 से अधिक बहुराष्ट्रीय कंपनियों का घर है। विचार विमर्श करने के बाद लीलावती अस्पताल समूह के प्रोमोटरों ने जिला कांगड़ा में अस्पताल स्थापित करने का इरादा व्यक्त किया और 300 करोड़ का MOU साइन किया है। इससे 1500 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। इस प्रकार के उद्यम राज्य को मेडिकल टूरिज्म कैपिटल भी बनाएंगे। उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान के नेतृत्व में उद्योग विभाग ने दुबई में प्रमुख क्षेत्रों में 2600 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ प्रगति और विकास के एक नए युग की शुरुआत की है। इस अवसर पर चंद्रशेखर विधानसभा सदस्य, हिमाचल प्रदेश सरकार प्रधान सचिव उद्योग RD नजीम, उद्योग विभाग के निदेशक राकेश कुमार प्रजापति, उद्योग विभाग के अतिरिक्त निदेशक तिलक राज शर्मा और ERNST एंड यंग LLP के प्रतिनिधि जिसमें पारस अरोड़ा, नवरीत सिंह बेलिंग और दिनेश चौहान उपस्थित थे। हम जहां हैं वहां खुश और वहीं रहेंगे। विक्रमादित्य ने भाजपा में जाने के सवाल पर कहा, हम आया राम गया राम नहीं। लोकसभा चुनावों के नजदीक आने के साथ ही अब राजनीतिक गलियारों व सोशल मीडिया पर कई तरह की चर्चाएं व अटकलें जोरों पर हैं। इन्हीं चर्चाओं में स्वर्गीय पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह के परिवार के भी आने वाले समय में भाजपा में शामिल होने की अटकलें भी जोरों पर हैं। भाजपा के साथ ही कांग्रेस के भी कई नेता दबी जुबान में इन अटकलों को जोर दे रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ अयोध्या में भगवान राम के भव्य मंदिर व मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने के बाद दिल्ली में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात कर लौटे प्रदेश सरकार के लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने उनके परिवार को लेकर लगाई जा रही ऐसी ही अटकलों व चर्चाओं पर विराम लगाया है। बुधवार को मंडी पहुंचे लोक निर्माण मंत्री ने निर्माणाधीन पंचवक्त पुल के निरीक्षण के बाद पत्रकारों से अनौपचारिक बातचीत व सवालों के जवाब देते हुए कहा कि हम जहां हैं वहां खुश हैं। हम कहीं जाने वाले नहीं हैं और हम यही रहेंगे। विक्रमादित्य सिंह ने ऐसी अटकलों को कोरी अफवाहें बताते हुए कहा कि हम आया राम और गया राम नहीं हैं। लोकसभा चुनावों को कुछ ही समय शेष बचा है। प्रदेश में मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष की अध्यक्षता में चुनाव लड़ेंगे। जिन्हें भी हाईकमान टिकट देगी उनकी जीत के लिए काम किया जाएगा और चारों सीटों पर कांग्रेस जीत दर्ज करेगी। उन्होंने कहा कि जहां तक मंडी की बात है तो यहां कांग्रेस की ही सिटिंग MP है,
तो निश्चित तौर से ऐसा लगता है कि उन्हें ही चुनाव लड़ा है। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि प्रदेश में बर्फबारी को लेकर लोक निर्माण विभाग ने भी पूरी तैयारी की है। उन्होंने कहा कि वह दिल्ली में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मिले हैं और उनसे निवेदन किया है बरसात में एनएच को हुए नुकसान की भरपाई को योगदान दिया जाए, जिस पर केंद्रीय मंत्री ने 152 करोड़ रुपए देने की सहमति दी है। उम्मीद है कि 2-3 दिनों में यह स्वीकृति मिल जाएगी। टिकट देने का निर्णय हाईकमान का। मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह ने कहा है कि लोकसभा चुनाव में टिकट देने का निर्णय हाईकमान ने करना है। हाईकमान चाहेगी, वह चुनाव लड़ेगा। प्रतिभा सिंह ने कहा कि उपचुनाव जीतने के बाद से वह लगातार फील्ड में है। लोगों के हर दुख सुख में उन्होंने भागीदारी दी है। मंडी संसदीय क्षेत्र के विकास के लिए सांसद निधि के अलावा भी अन्य योजनाओं में मदद लाई गई है। बरसात से हुए नुकसान का उन्होंने खुद फील्ड में जाकर जायजा लिया है। बिना बताए संघ के खाते से निकाले 18 लाख, राजकीय अध्यापक एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष पर पैसे डकारने का आरोप। राजकीय अध्यापक संघ के पूर्व अध्यक्ष पर यूनियन के अकाउंट से 18 लाख रुपए गबन के आरोप लगे हैं। मामले की शिकायत महावीर कैंथला निवासी नारकंडा ने पुलिस थाना ढली में दर्ज करवाई है। पुलिस को दी शिकायत में हिमाचल राजकीय अध्यापक संघ के पूर्व प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान पर 18 लाख की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। वहीं पुलिस ने महावीर कैंथला की शिकायत पर आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में महावीर कैंथला ने आरोप लगाया कि राजकीय अध्यापक संघ के पूर्व व निष्कासित अध्यक्ष ने साल 2013 से 2022 के बीच में अध्यापक संघ के पदाधिकारियों को बिना बताए धोखाधड़ी करके अध्यापक संघ के खाते से 18 लाख रुपए निकाले हैं। बताया जा रहा है कि संघ का यह पैसा यूनियन के नाम से खोले गए ज्वाइंट अकाउंट से आरोपी ने दूसरे बैंक अकाउंट में कुछ राशि ट्रांसफर की, जो सिंगल ऑपरेटेड है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने महावीर कैंथला निवासी नारकंडा की शिकायत के आधार पर 420, 467, 468, 471 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। उधर राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेशाध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने इन सभी आरोपों को झूठ बताया है। उन्होंने कहा कि जो आरोप उन पर लगाए हैं, उन आरोपों को लेकर अदालत से वह पहले ही बरी हो गए हैं। महावीर कैंथला सहित 23 लोगों के खिलाफ उन्होंने 11 नवंबर को एफआईआर दर्ज करवाई है। इसलिए वह यह लोगों काउंटर एफआईआर करने का प्रयास कर रहे हैं। ट्रक से टकराई बस, 15 जख्मी। बद्दी में तेज रफ्तार में ओवरटेक करने पर पेश आया हादसा। बद्दी में तेज रफ्तार एक निजी बस सामने से आ रहे ट्रक से टकरा गई। हादसे में ट्रक ड्राइवर सहित बस में सवार 15 यात्री गंभीर रूप से घायल हो गए। घायलों का स्थानीय अस्पताल में उपचार चल रहा है। पुलिस ने बस चालक के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। बुधवार सुबह बरोटीवाला से बद्दी जा रही निजी बस ने तेज रफ्तारी में ओवरटेक करते हुए सामने से आ रहे एक ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गाड़ियों का काफी नुकसान हुआ है। पुलिस को दिए बयान में घटना के चश्मदीद गुरमेल सिंह निवासी जिला रूपनगर पंजाब ने कहा कि ग्लोबल अस्पताल बद्दी के पास बरोटीवाला से आ रही एक निजी बस ने तेज रफ्तारी से ओवरटेक करते हुए सामने से आ रहे ट्रक को टक्कर मार दी। गंभीर रूप से घायल ट्रक चालक सुखविंद्र सिंह निवासी बेला मंदिर नालागढ़ को उपचार के लिए निजी अस्पताल लाया गया। बस सवार घायलों में सुरजीत राम, ज्योति कुमारी, हिमांशी ठाकुर, सन्नी, इंद्रवती, मुलवती, बग्गा राम,
राजू, गन्नू, सुशील, धर्मेंद्र साहनी, उमेश, गुड्डू व कंचन शामिल है, जिनकी हालत स्थिर बनी हुई है। डीएसपी बद्दी प्रियंक गुप्ता ने बताया कि पुलिस ने बस चालक के खिलाफ लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज करते हुए कार्रवाई शुरू कर दी है। एम्स बिलासपुर में कोलन कैंसर का सफल इलाज, जनरल सर्जन टीम ने 2 मरीजों का उपचार कर पहुंचाई राहत। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स बिलासपुर के जनरल सर्जरी विभाग की सर्जन टीम ने कोलन बड़ी आंत कैंसर के 2 रोगियों के सफल ऑपरेशन लेप्रोस्कोपिक उपचार के साथ सफलतापूर्वक किए। उन्नत सर्जिकल तकनीकों का उपयोग करते हुए विशेषज्ञ चिकित्सकों की कुशल टीम ने रोगी देखभाल में उत्कृष्टता का प्रदर्शन किया, जिससे दोनों मरीजों के लिए सफल परिणाम सुनिश्चित हुआ है। यह प्रक्रिया 3 सर्जन डा मोहिम ठाकुर एसोसिएट प्रोफेसर, डा सौम्या चोपड़ा सहायक प्रोफेसर और डा आदित्य राउत सीनियर रेजिडेंट की टीम द्वारा की गई, जबकि एनेस्थीसिया टीम में डा सुनील ठाकुर और डा पूजा सीनियर रेजिडेंट शामिल रहे। विशेषज्ञ चिकित्सकों के अनुसार कोलन कैंसर एक प्रचलित और संभावित जीवन घातक बीमारी है जो बड़ी आंत या मलाशय में उत्पन्न होती है। निवारक उपायों और शीघ्र पता लगाने को बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक जागरूकता महत्वपूर्ण है। फाइबर से भरपूर संतुलित आहार, नियमित व्यायाम और तंबाकू और अत्यधिक शराब के सेवन से परहेज सहित स्वस्थ जीवन शैली अपनाने से कोलन कैंसर का खतरा काफी कम हो जाता है। हल्दी का सेवन कोलन कैंसर में भी सुरक्षात्मक पाया जाता है। इसके लक्षणों में आंत की आदतों में लगातार बदलाव, मल में खून, पेट में परेशानी और बिना कारण वजन कम होना शामिल हो सकते हैं। ऐसे लक्षणों का अनुभव करने वाले व्यक्तियों को तुरंत स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से परामर्श लेना चाहिए। साथ ही कोलोनोस्कोपी जैसे नैदानिक तौर तरीके शीघ्र पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नियमित जांच की सिफारिश की जाती है, खासकर 50 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों या जिनके परिवार में इस बीमारी का इतिहास रहा हो। यदि निदान किया जाता है तो सर्जरी, कीमोथेरेपी और लक्षित थेरेपी सहित विभिन्न उपचार विकल्प मौजूद हैं। चिकित्सकों के अनुसार लेप्रोस्कोपिक सर्जरी एक न्यूनतम इन्वेसिव तकनीक प्रमुखता प्राप्त कर रही है, जिससे रिकवरी में कम समय लगता है और छोटा निशान बनता है। प्रारंभिक चरण के कोलन कैंसर के लिए जीवित रहने की दर आशाजनक है, जो शीघ्र पता लगाने के महत्व पर जोर देती है। निवारक उपायों पर सार्वजनिक शिक्षा, लक्षणों को पहचानना और समय पर चिकित्सा सहायता प्राप्त करना कोलन कैंसर के बोझ को कम करने और समग्र स्वास्थ्य परिणामों में सुधार करने में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। नशे की तस्करी पर डायल करें 1908 नंबर। मादक पदार्थ और दवा तस्करी के खिलाफ सरकार ने अपनाई शून्य सहिष्णुता की नीति। मादक पदार्थों व दवाओं इत्यादि की तस्करी रोकने के लिए प्रदेश सरकार ने शून्य सहिष्णुता की नीति अपनाई है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने कहा कि नशीली दवाओं के उत्पादकों और आपूर्तिकर्ताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। टोल फ्री ड्रग रोकथाम हेल्पलाइन नंबर 1908 आरंभ किया है। इसका मुख्य उद्देश्य आम जनता को नशीली दवाओं के तस्करों के बारे में जानकारी साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना है। साथ ही नशा सेवन में संलिप्त युवाओं और उनके माता पिता को परामर्श प्रदान करना है। नशे की आपूर्ति से जुड़े लोगों के बारे में सूचना देने वालों की पहचान गुप्त रखी जाती है। वे बुधवार को सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के नशामुक्त भारत अभियान के तत्वावधान में आयोजित एक कार्यशाला की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने कहा कि इस संबंध में सभी हितधारकों को जिम्मेदारियां साझा कर आपसी सहयोग की भावना से काम करना चाहिए। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश NDPS
दिल्ली अरुल वर्मा ने राज्य में नशीली दवाओं के खतरे को रोकने के लिए एक मजबूत और प्रभावी रणनीति पर बल दिया। उन्होंने कहा कि नशे में संलिप्त व्यक्तियों तक पहुंचने और नशीले पदार्थों की मांग को कम करने में सामुदायिक भागीदारी और सार्वजनिक सहयोग बढ़ाने पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि जिन स्कूली विद्यार्थियों को नशे की लत हो जाती है, वे पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं और शैक्षणिक संस्थान भी छोड़ देते हैं। नशीले पदार्थों की आपूर्ति पर रोक लगाने तथा नशे में संलिप्तों के कल्याण के लिए समाज के सहयोग की आवश्यकता है, क्योंकि इसके बिना समाज में नशे की प्रवृत्ति पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। कार्यशाला में बांटी जानकारी। अनुसूचित जाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यकों और विशेष रूप से सक्षम के सशक्तिकरण विभाग के निदेशक प्रदीप कुमार ठाकुर ने कार्यशाला में विस्तृत प्रस्तुति दी। इस अवसर पर विभिन्न विभागों और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि भी उपस्थित थे। दवा तस्करों पर कसा शिकंजा। अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक सतवंत अटवाल ने कहा कि पुलिस द्वारा नशीली दवाओं के तस्करों पर अंकुश लगाने के लिए कई नवीन प्रयास किए हैं, जिनके सकारात्मक परिणाम मिले हैं। नशीली दवाओं के दुरुपयोग के खतरे से निपटने के लिए एक व्यापक रणनीति अपनाई है। मादक द्रव्यों के सेवन की रोकथाम के लिए विभाग द्वारा किए जा रहे विभिन्न उपायों पर प्रकाश डाला। जनता तक पहुँचे जन कल्याण नीतियाँ। मुख्यमंत्री सुक्खू ने की कांग्रेस युवा संवाद कार्यक्रम की सराहना। कांग्रेस युवा संवाद के एक प्रतिनिधिमंडल ने बुधवार को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से मुलाकात की। मुख्यमंत्री ने कांग्रेस युवा संवाद कार्यक्रम की सराहना करते हुए कहा कि इसमें कांग्रेस विचारधारा से जुड़े सभी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं। उन्होंने कहा कि पहला युवा कांग्रेस संवाद कार्यक्रम बिलासपुर जिला से 17 दिसंबर 2023 को आरंभ हुआ और प्रत्येक जिला में यह कार्यक्रम आयोजित करने की योजना है। इन कार्यक्रमों के तहत प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर वर्तमान राज्य सरकार की उपलब्धियों और नीतियों के बारे में लोगों को अवगत करवाया जा रहा है। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से सरकार की जन कल्याण नीतियों को अधिक से अधिक प्रसारित करने का आग्रह किया, ताकि कोई भी पात्र व्यक्ति इनके लाभ से वंचित न रहे। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि पिछले 1 वर्ष के कार्यकाल में सरकार ने अनेक जन कल्याणकारी योजनाएं आरंभ की हैं। कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन बहाल की गई, अनाथ बच्चों के लिए मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना और युवाओं को स्वरोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना आरंभ की गई है। इसके अतिरिक्त सरकारी क्षेत्र में 21,000 नौकरियां घोषित की गई हैं। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने का प्रयास किया जा रहा है। इस अवसर पर प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चौहान, ओएसडी रितेश कपरेट, कांग्रेस युवा संवाद से जुड़े मस्तराम, रवि रतन शर्मा सहित अनेक पदाधिकारी उपस्थित थे। गुजरात में जानवरों के जीवन पर रिसर्च, चिड़ीपाघरों का निरीक्षण कर लौटी टीम, रखरखाव के तरीके सीखे। कांगड़ा जिला के बनखंडी में बनने वाले बड़े स्तर की चिड़ीपाघर का ढांचा तैयार करने के लिए वन्य प्राणी विभाग के अधिकारियों ने गुजरात जाकर 2 चिड़ीपाघरों का निरीक्षण किया। चिड़ीपाघरों का निरीक्षण करने के साथ ही रिहैबिलिटेशन सेंटर का भी अध्ययन किया। गुजरात के इन 2 बड़े चिड़ीपाघरों में जानवरों को किस तरह से रखा जा रहा है तथा उन्हें किस तरह से भोजन की व्यवस्था की जाती है और बीमारी की हालत में कैसे इलाज किया जाता है, तमाम बातों की जानकारी जुटाई गई। माना जाता है कि आगामी समय में गुजरात से जानवर बनखंडी चिड़ीपाघर के लिए लाए जा सकते हैं। वहां से जानवरों को लाने के बाद उनके रखरखाव संबंधी जानकारी पहले से ही जुटा गई है, ताकि उनके रखरखाव में किसी तरह की कोई कमी न है।
विभाग की टीम पीसीसीएफ हिमाचल प्रदेश की अगुवाई में गुजरात के लिए रवाना हुई थी। इस दौरान अन्य अधिकारी भी शामिल रहे। विभाग की माने तो बनखंडी में एक बड़े भूभाग पर चिड़िपाघर का निर्माण प्रस्तावित है। यह अपने आप में एक अनूठा चिड़िपाघर होगा। बताया यह भी जाता है कि यह भारतवर्ष के सबसे बड़े चिड़िपाघरों में शामिल होगा। यही कारण है कि इसमें रखे जाने वाले जानवरों के रखरखाव हेतु सुदृढ़ व्यवस्थाएं करनी जरूरी है। इस चिड़िपाघर निर्माण से पर्यटन को भी बढ़ावा मिलेगा। इसी के चलते विभागीय टीम ने गुजरात में जाकर वहां के जानवरों के जीवन पर अध्ययन किया तथा उनके रखरखाव के तरीके भी सीखे। अल्जाइमर से राहत दिलाएगा शोध, शूलिनी विश्वविद्यालय के प्रोफेसर ने रोगियों में जगाई आशा की किरण। सोलन में वैज्ञानिकों द्वारा अल्जाइमर रोग की प्रगति को धीमा करने की क्षमता के साथ अभूतपूर्व शोध कार्य किया जा रहा है। यदि शोध सफल रहता है तो इस बीमारी से ग्रसित लोगों के लिए संजीवनी बन सकता है। बता दें कि अल्जाइमर एक ऐसी बीमारी है जो मस्तिष्क में कुछ क्षेत्रों की क्षति के कारण होती है, जिससे व्यक्ति की स्मृति, विचारशीलता और दैहिक क्षमताएं कमजोर हो जाती हैं। यह एक प्रगतिशील बीमारी है जो वृद्धावस्था में आमतौर से देखी जाती है। गौर रहे कि अल्जाइमर एक प्रगतिशील बीमारी है जो संयुक्त राज्य अमेरिका में मृत्यु का 7वां प्रमुख कारण है और वृद्ध वयस्कों में मनोभ्रंश का सबसे आम कारण है। भारत में इस बीमारी के प्रत्येक वर्ष करीब 10 लाख मामले सामने आते हैं। इस बीमारी से कोई भी ग्रसित हो सकता है, लेकिन 60 साल से ज्यादा उम्र के लोग ज्यादातर इसकी चपेट में आते हैं। शूलिनी विश्वविद्यालय के फार्मास्यूटिकल विज्ञान संकाय में एसोसिएट प्रोफेसर डा ललित शर्मा द्वारा रोग की प्रगति को धीमा करने की क्षमता के साथ अभूतपूर्व शोध कार्य किया जा रहा है। हालांकि अल्जाइमर को रोकने या इलाज के लिए फिलहाल कोई निश्चित इलाज नहीं है, लेकिन डा शर्मा के शोध ने आशा की किरण जगाई है। शोध नए यौगिकों को विकसित करने पर केंद्रित है जो अमाइलॉइड बीटा के एकत्रीकरण को रोकने में सक्षम हैं, जो अल्जाइमर की प्रगति में एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। ये हैं लक्षण: याददाश्त जाना, भाषा का इस्तेमाल करने में दिक्कत, व्यक्तित्व में परिवर्तन, भटकाव, सामान्य रोजमर्रा के कामों को करने में समस्या, विघटनकारी या अनुचित व्यवहार, मूड स्विंग, निर्णय नहीं ले पाना, असमंजस की स्थिति में लगातार रहना, सोशल इंटरैक्शन नहीं कर पाना। सरकार ने ट्रांसफर किए 55 तहसीलदार, चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल। एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओंकार चंद शर्मा ने जारी किए आदेश। प्रदेश सरकार ने बुधवार को एक साथ 55 तहसीलदार के तबादला आदेश जारी किए हैं। इससे पहले एचपीएस व आईपीएस अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए गए हैं। अब राजस्व विभाग में बड़े स्तर पर तबादले किए गए हैं। प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओंकार चंद शर्मा ने तहसीलदारों के तबादला आदेश जारी किए हैं। 55 तहसीलदारों की तबादला सूची के अनुसार तहसीलदार हीरा लाल गेजटा को शिमला शहरी से बदलकर तहसीलदार रिकवरी शिमला, तहसीलदार गोपाल कृष्ण मुखिया को कुपवी से तहसीलदार संगड़ा, तहसीलदार सुनील चौहान सुन्नी से हिमुडा, अभिषेक चौहान जुब्बल से आईआरए से स्टाम्प सेल प्रदेश सचिवालय, रोमिला धीमान संगड़ा से नेरवा, ऋषभ शर्मा पावटा सहित से तहसीलदार शिमला ग्रामीण, जय सिंह शिलाई से तहसीलदार कुपवी, सत्येंद्र जीत नौराधार से रामशहर सोलन, अजय कुमार नगरोटा सूर्या से होली चंबा, राकेश कुमार शाहपुर से चुरा चंबा, विनोद कुमार सलूनी से जवाली, आशीष ठाकुर होली से कोटली मंडी, शिखा घनारी से तहसीलदार नगरोटा सूरिया, रमेश सिंह आनी से केलांग, राहुल शर्मा भोरन से जुब्बल
कृष्ण कुमार कोटली मंडी से बरो कांगड़ा, मुनीश कुमार ST द्रिनी जिला कांगड़ा से बदलकर सरकाघाट मंडी, वरुण गुलाटी को रोडू से बदलकर मूलथान जिला कांगड़ा, आशीष शर्मा को बमसान जिला हमीरपुर से बदलकर मोरंग जिला किन्नौर, चंद्र मोहन को निचार से बदलकर सुन्नी, रमन ठाकुर को अर्की से बदलकर तहसीलदार नौहराधार लगाया गया है। विपिन वर्मा को सराहन से बदलकर अर्की, सार्थक शर्मा को पालमपुर से बदलकर मंदिर अधिकारी चामुंडा देवी, शिखा राणा को बरो से बदलकर तहसीलदार ऊना, अमित कुमार को रक्कड़ जिला कांगड़ा से बदलकर सलूनी जिला चंबा, हुसन चंद को ऊना से बदलकर तहसीलदार रोडू, केशव कुमार को गलोड़ से बदलकर नेहरी, नरेंद्र कुमार को केलांग से बदलकर मंडी सदर, संजीव गुप्ता को शिमला ग्रामीण से बदलकर पावटा साहिब, सुभाष कुमार को हमीरपुर से बदलकर ओट जिला मंडी, सुमेध शर्मा को जुनगा से बदलकर रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी शिमला, भीम सिंह को चिड़काम से बदलकर आनी, कुलताज को जवाली से तहसीलदार घनारी, प्रवीण कुमार को नेरवा से बदलकर पच्छाद सराहन जिला सिरमौर, सुभाष कुमार को खुंडिया से बदलकर तहसीलदार हमीरपुर, हरीश कुमार को बैजनाथ से बदलकर बामसोन जिला हमीरपुर, प्रवीण कुमार को नगरोटा बगवा से बदलकर तहसीलदार सुजानपुर, रोहित कंवर को बंगाणा से बदलकर शिलाई, अशोक कुमार को सुजानपुर से बदलकर नगरोटा बगवा, बालकृष्ण को सरकाघाट से बदलकर भोरंज, कृष्ण कुमार को नेहरी से बदलकर तहसीलदार बैजनाथ, साजन को मंडी सदर से बदलकर तहसीलदार पालमपुर, दीक्षांत ठाकुर को ओट से बदलकर चिड़काम, अरुण कुमार को नारायण सिंह वर्मा को IRA से स्टाम्प सेल सचिवाल से बदलकर जुनगा, अपूर्व शर्मा को तहसीलदार रिकवरी शिमला से बदलकर शिमला शहरी, विक्रमजीत को डायरेक्टर लैंड रिकॉर्ड शिमला से बदलकर शाहपुर, ललित ठाकुर को सेटलमेंट स्कल अर्की जिला सोलन से बदलकर कोटखाई, अनुजा शर्मा को नदौन से बदलकर तहसीलदार रक्कड़ जिला कांगड़ा लगाया गया है। वहीं अंडर ट्रेनिंग चल रही शिवानी भारद्वाज को तहसीलदार नयनादेवी जिला बिलासपुर, प्रियांजलि भारद्वाज को बल्ह जिला मंडी, धीरज शर्मा को सरकाघाट, निधि संकलानी को मनाली, जितेंद्र सिंह को मंडी, प्रिंस धीमान को जोगिंद्रनगर जिला मंडी लगाया गया है। प्रदेश में 89 नायब तहसीलदार बदले। प्रदेश सरकार ने बुधवार को एक साथ 89 नायब तहसीलदार के तबादला आदेश जारी किए हैं। लोकसभा चुनाव से पहले राजस्व विभाग में बड़े स्तर पर फेरबदल किया गया है। प्रदेश सरकार के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी ओंकार चंद शर्मा ने नायब तहसीलदारों के तबादला आदेश जारी किए हैं। 89 तहसीलदारों की तबादला सूची के अनुसार जगदीश शर्मा को तहसील कार्यालय ग्रामीण शिमला, भीषम सिंह को तहसील कार्यालय सोलन, तेंजीन डोलमा को उपायुक्त कार्यालय शिमला, नानक राम को सब तहसील जांगला शिमला, मोहन लाल 2 को तहसील कार्यालय ददाहो, मोहन लाल को पूह, प्रेमचंद को रोनहाट, मदन लाल को कलबोग, खेमचंद को कसौली, अशोक कुमार को शिमला शहरी, विष्णु को डिवीजन कमिश्नर शिमला कार्यालय, कलम सिंह को FSNT शालाघाट, प्रेम सिंह को कमरू, नवीन कुमार को ठियोग, रामसेन को शिलाई, सुरेश कुमार को रामपुर, राकेश कुमार को मझीन, कुश कुमार को ऊना सदर, राज कुमार को दुलेहड़, राजन कुमार को जसवा कोटला, अमृत कुमार को पालमपुर, भूपेंद्र सिंह को तेलका, गुरमुख को सिहुंता, रूप सिंह को बैजनाथ, राजीव कुमार को SNT सर्किल अनु, रमन कुमार को आलमपुर जिला कांगड़ा, राजेश कुमार को धर्मशाला, प्रकाश चंद को धीरा, संजीव कुमार के भवारना, अनिल कुमार भरवाई, अभी राय सिंह को बेहडू कला, अक्षित शर्मा को चढ़ीपार, गोविंद्र चौहान को कोटला, जितेंद्र शर्मा को धर्मशाला, अरुण कुमार को पंचरुखी, राहुल धीमान ककीरा, जागृति को गगरेट के कलों में, अजय शर्मा को कांगड़ा जिला के रे, राजदीन को देहर, प्यारे डिवीजन कमिश्नर मंडी कार्यालय, संजीव कुमार को संधोल,
विकास कुमार को कोटली, इंद्रपाल को सुंदरनगर, सुरेंद्र सिंह को बढ़ोता, विकास कौंडल को पद्धर, जगदीश चंद को हमीरपुर सदर, करमचंद को बंजार, पृथ्वी चंद को भोरंज, संजय वर्धन को झंडूता, सुशील कुमार को थुनाग, महेश चंद को नेहरी, टेक चंद को आनी, वेद प्रकाश को नादौन, संजीव को कुल्लू सदर, राम दयाल को लाहौल स्पीति केलांग, राजवीर को बिलासपुर के कलोल, पुष्पेंद्र सिंह को नित्थर, ओम शिखा शर्मा को मांडक देव, वृत कपिल को बागा चनौगी, विनय रशपा को मकरीबी, भावना देवी को लम्बलू जिला हमीरपुर में तैनाती दी गई है। कार पर गिरा पत्थर, महिला की मौत, बिंद्रावनी में हादसा, सिर पर गहरी चोट आने से तोड़ा दम। मंडी शहर के साथ सटे बिंद्रावनी में कार पर पत्थर गिरने से महिला की मौत हो गई है। यह कार पंडोह से मंडी की ओर आ रही थी और बीच रास्ते में यह हादसा हो गया। कार HP 33 E 9028 में चालक समेत 4 महिलाएं सवार थी, जिनमें से एक महिला की मौत हो गई है, जबकि 3 महिलाएं घायल हुई हैं। घटना के पश्चात चालक यशपाल द्वारा ही इन 4 महिलाओं को जोनल अस्पताल पहुंचाया गया, जिनमें से 47 वर्षीय प्रोमिला देवी पत्नी राम सिंह निवासी रूंज की मौत हो गई, जबकि अन्य महिलाओं और चालक को आंशिक चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि चालक यशपाल अपनी 4 बुआ को जमीन के काम के लिए पंडोह लेकर आया था। वापस आते वक्त यह हादसा पेश आया। बिंद्रवनी के समीप पहुंचने पर पहाड़ी से एक बड़ा पत्थर कार पर आ गिरा। यह पत्थर फ्रंट सीट पर गिरा, जिस कारण प्रोमिला को सबसे ज्यादा चोटें आई थी। पत्थर प्रोमिला से सिर पर गिरने से वह बेहोश हो गई। ASP मंडी सागर चंद्र ने बताया कि हादसे में एक महिला की मौत हुई। गाड़ी का चालक यशपाल गांव शीला की पड़ मझवाड़ का स्थायी निवासी है, जो अपनी बुआ के साथ किसी जमीनी मामले को लेकर पंडोह गए थे। बारिश और बर्फबारी के बाद हिमफेडने की तैयारी, डिपो में अगले हफ्ते आएगी यह खाद। हिमफेड अगले सप्ताह से डिपो में NPK 16-16-16 उर्वरक उपलब्ध करवाने जा रहा है। किसानों और बागवानों को सब्सिडी के साथ यह खाद डिपो में मिलेगी। सप्लाई शुरू करने को लेकर हिमफेड ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसके साथ ही अमोनियम सल्फेट भी डिपो उपलब्ध रहेगी। हिमफेड किसानों और बागवानों को यूरिया NPK 12-32-16, NPK 15-15-15, SSP 16%, MOP 60%, कैल्शियम नाइट्रेट और DAP उपलब्ध करवाती है। इसके साथ ही जैविक खाद भी किसानों को उपलब्ध करवाती है। NPK 12-32-16, NPK 15-15-15 उर्वरक पर 50 रुपए प्रति बैग की सब्सिडी दी जाती है। मौसम की करवट से किसानों और बागवानों को राहत मिली है। अब बागवान और किसान खेतों में उर्वरक और खाद डालने का कार्य शुरू करेंगे। हिमफेड राज्य के कृषक समुदाय और उपभोक्ताओं की सेवा के लिए कृषि आदानों, उपकरणों और उपज के विपणन के साथ साथ उर्वरकों आदि का वितरण करके विविध गतिविधियां करता है। यह कृषि, उद्योग, व्यापार और वाणिज्य आदि के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राज्य हिमफेड का मुख्य कार्य सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करना और उर्वरक के वितरण, भंडारण और खरीद को पहले से सुनिश्चित करना है, ताकि इस आवश्यक वस्तु की किसी भी कमी को रोका जा सके और इसे राज्य में आसानी से उपलब्ध कराया जा सके। मिट्टी में पोषक तत्वों को बढ़ाती है खाद। 16-16-16 उर्वरक एक संतुलित उर्वरक उत्पाद है। इसमें 16% नाइट्रोजन, 16% फास्फोरस और 16% पोटेशियम होता है। इसे बाजार में NPK 16-16-16 के नाम से जाना जाता है। 16-16-16 उर्वरक नाइट्रोजन,
फास्फोरस और पोटेशियम का एक संतुलित मिश्रण है, जिसका उपयोग मिट्टी में पोषक तत्वों के स्तर को बढ़ाने के लिए किया जाता है। इस उर्वरक का प्रयोग गेहूं, सोयाबीन, सेब, सब्जियों और फलदार पौधों में किया जाता है। वेतन न देने में कांग्रेस ने बनाया रिकॉर्ड, हर वर्ग को परेशान कर रही है सरकार, जयराम ठाकुर। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नीत सुक्खू सरकार प्रदेश में काम कर रहे लोगों को वेतन न देने का रिकॉर्ड बना रही है। बिजली बोर्ड HRTC के कर्मचारियों के बाद अब पुलिस कर्मियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करने वाले होमगार्ड्स को भी वेतन नहीं दिया जा रहा है। अक्टूबर के बाद से वे वेतन का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन सरकार उनकी समस्याओं को अनदेखा कर दे रही है। उन्होंने सरकार से पूछा कि आखिर उनका वेतन क्यों जारी नहीं किया जा रहा है। उन्होंने मांग की कि सरकार जल्दी से जल्दी उनका वेतन जारी करे। हर कर्मचारी को अपना घर भी चलाना होता है। इसके साथ ही जयराम ठाकुर ने मांग रखी कि सरकार दिन रात ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों को समय से वेतन देना सुनिश्चित करे। हर बार वेतन के लिए कर्मचारी प्रदर्शन करें, यह अच्छी बात नहीं। जयराम ठाकुर ने कहा कि समाचारों में रोज प्रकाशित हो रहा है कि निजी अस्पतालों ने सरकार को दो टूक कह दिया है। अगर 31 जनवरी तक हिमकेयर का पैसा जारी नहीं हुआ तो वह हिमकेयर के तहत इलाज करना पूरी तरह से बंद कर देंगे। उन्होंने कहा कि यह दुखद स्थिति है कि सरकार आम लोगों के साथ साथ अब मरीजों को परेशान कर रही है। सरकार अस्पतालों द्वारा दिए गए अल्टीमेटम के पहले ही उनसे बातचीत करके यह मसला सुलझा ले। इसके पहले भी सरकार ने अस्पतालों में जांच कर रही कंपनी का भुगतान नहीं किया था। बार बार भुगतान की मांग करने के बाद कंपनी ने जांच बंद करने का अल्टीमेटम दे दिया था, लेकिन सरकार की उदासीनता के कारण उन्हें भी जांच बंद करनी पड़ी थी। 2 दिन लोगों को परेशान करने बाद ही जांच सेवाएं फिर से शुरू हुई थी। इस बार ऐसी स्थिति नहीं आनी चाहिए। प्रदेश भर से ई टैक्सी खरीद के लिए पहुंचे 1200 आवेदन, नाबार्ड क्रेडिट सेमिनार में बोले सीएम सुक्खू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार ने सभी दफ्तरों में डीजल या पेट्रोल की गाड़ियों की खरीद पर रोक लगा दी है। भविष्य में सरकार सभी विभागों में ई टैक्सियां शुरू करने जा रही है। राज्य सरकार 50% सब्सिडी पर युवाओं को ई टैक्सी मुहैया करवाएगी और इन ई टैक्सियों को चलाने की एवज में युवाओं को 40,000 रुपए प्रतिमाह भुगतान किया जाएगा। मुख्यमंत्री बुधवार को राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड क्रेडिट सेमिनार को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अभी तक ई टैक्सी के लिए 1200 आवेदन सरकार तक पहुंचे हैं, जबकि प्रदेश में 35,000 टैक्सियां चलती हैं। भविष्य में इन्हें भी ई टैक्सी में बदला जाएगा। इस मौके पर उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने के साथ ही आय के साधन बढ़ाने हैं। डीजल और पेट्रोल इंजन की बसों को इलेक्ट्रिक बनाने का प्रावधान किया। हरित राज्य के रूप में विकसित होने के प्रयास तेज कर दिए। हिमाचल पहला राज्य बना जहां इलेक्ट्रिक व्हीकल को अपनाया। पहला राज्य है जहां युवाओं को ई टैक्सी उपलब्ध करवाने के लिए सब्सिडी का प्रावधान किया है। उन्होंने कहा कि सोलर एनर्जी के क्षेत्र में अक्टूबर में बिजली 5 मेगावाट का ही बिजली उत्पादन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि हिमाचल हाइड्रो पावर राज्य है, लेकिन सर्दियों में बिजली 7 रुपए प्रति यूनिट बिजली खरीदनी पड़ती है। मार्च से अप्रैल तक खरीद करनी पड़ रही है। हाइड्रो प्रोजेक्ट सर्दियों में बिजली कम उत्पादन करते हैं। उन्होंने कहा कि पहला सोलर पावर प्रोजेक्ट ऊना में 32 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जल्द पूरा हो जाएगा। सरकार का लक्ष्य ग्रीन हाइड्रोजन के क्षेत्र में आगे बढ़ा है।
आने वाले समय में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को विकसित करना चाहते हैं। नाबार्ड मुख्य सहयोगी हो सकता है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर हिमाचल की नींव रखी है तो किसानों को मजबूत करना होगा। राज्य सरकार बजट में कृषि और डेयरी को उद्योग को बढ़ावा देने के फैसले करेगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने राजीव गांधी सोलर योजना शुरू की है। इसमें 3 बीघा जमीन पर 100 किलोवाट का सोलर प्रोजेक्ट लगाया जा सकता है। इसे लगाने में 40 लाख रुपए खर्च आएगा। 10% सिक्योरिटी ली जाएगी। 12 लाख रुपए सरकार डालेगी और 40 लाख का ऋण उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रोजेक्ट लगाने वाले किसान को 20,000 रुपए प्रति माह भुगतान किया जाएगा। राज्य सरकार इस दिशा में 25 साल तक समझौता करेगी। सीएम ने जारी किया नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड द्वारा वित्त वर्ष 2024 से 25 के लिए आयोजित राज्य क्रेडिट सेमिनार का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि बैंक ने राज्य में उपलब्ध संसाधनों और बैंकिंग ढांचे के आधार पर वर्ष 2024 से 25 के लिए कृषि और संबद्ध गतिविधियों MSME और अन्य प्राथमिकता क्षेत्र के लिए 34,490 करोड़ रुपए की ऋण संभाव्यता योजना तैयार की है, जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 8% अधिक है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर नाबार्ड स्टेट फोकस पेपर 2024 से 25 भी जारी किया। ठियोग में नेपाली मजदूर ने की सहकर्मी की हत्या, शव को जलाने का भी किया प्रयास, मामला दर्ज। शिमला जिला के ठियोग उपमंडल में सेब के बगीचे में काम करने वाले नेपाली मूल के एक मजदूर की उसके साथी ने हत्या कर दी। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया है। बताया जा रहा है कि आरोपी ने युवक की हत्या करने के बाद उसके शव को भी जलाने की कोशिश की। मजदूर की हत्या की वारदात ठियोग के कुंती गांव के पेश आई है। वहीं पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता विकास शर्मा ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उसने सेब बगीचे में काम करने के लिए 3 नेपाली मजदूरों जिसमें प्रेम, हेमराज और राजन को रखा था। शिकायतकर्ता ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि प्रेम और हेमराज कुंती गांव में एक डेरे में अस्थायी आवास में रह रहे थे। मंगलवार को डेरे में प्रेम मृत मिला और उन्होंने इसकी सूचना पुलिस को दी। हालांकि हेमराज डेरे में मौजूद नहीं था। मौके पर पहुंची पुलिस ने पाया कि प्रेम का शव अधजली अवस्था में था। जांच में सामने आया कि आरोपी ने युवक को मौत के घाट उतारने के बाद साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जलाने की कोशिश की थी। उधर डीएसपी ठियोग सिद्धार्थ शर्मा का कहना है कि पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में 302 और 201 आईपीसी के तहत केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। उन्होंने बताया कि नेपाली मूल के मृतक प्रेम के साथ काम करने वाला नेपाली मजदूर हेमराज घटना के बाद से गायब है और उसकी हत्या में संलिप्त होने की आशंका है। उन्होंने बताया कि फरार हेमराज की तलाश की जा रही है। डीएसपी ने बताया कि युवक को किसी हथियार से मौत के घाट उतारा गया है और साक्ष्य मिटाने के लिए शव को जलाने की भी कोशिश की गई है। उन्होंने कहा कि युवक की हत्या के मामले से जुड़े हर पहलू की पुलिस गहनता से जांच कर रही है। HRTC कंडक्टर को 144 रुपए का टांका लगाना पड़ा महंगा, हुआ सस्पेंड, एक अन्य पर चार्जशीट। हमीरपुर जिला में HRTC बस के परिचालक को 144 रुपए का टांका लगाना महंगा पड़ गया है। मामले में परिचालक को सस्पेंड कर दिया गया है। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम डिपो हमीरपुर के डिप्टी डीएम राजकुमार पाठक की अगुवाई में निरीक्षण दस्ते ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया है।
टीम ने सुजानपुर के पहुंच में इस कार्रवाई को अंजाम दिया है। हमीरपुर से जंदरू वाया सुजानपुर बस रूट पर तैनात परिचालक पर यह कार्रवाई की गई है। यह बस हमीरपुर से सुजानपुर होकर जंदरू पहुंचती है। बस में कुल 6 सवारियां बैठी थी। पहुंच नामक स्थान पर निरीक्षण दस्ते ने गाड़ी को जांच के लिए रुकवाया। इस दौरान किसी भी सवारी के पास टिकट नहीं था। जांच में पाया गया कि यात्रियों के टिकट के पैसे लिए गए थे, लेकिन टिकट नहीं दिया गया था। वहीं हमीरपुर कश्मीर रूट पर टिकट न काटकर 72 रुपए का टांका लगाया था। इस परिचालक को भी जल्दी चार्ज शीट कर दिया जाएगा। 1 माह पूर्व भी हिमाचल पथ परिवहन निगम हमीरपुर डिपो में कार्यरत एक परिचालक को सस्पेंड किया गया था। इस परिचालक पर भी टांका लगाने का आरोप था। नियमों के मुताबिक बस में सफर के दौरान 100 रुपए से अधिक का अंतर पाए जाने पर कर्मचारियों को तुरंत सस्पेंड कर दिया जाता है। मामले की पुष्टि करते हुए हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम डिपो हमीरपुर के डिप्टी डीएम राजकुमार पाठक ने कहा कि परिचालक की तरफ से किराया लेकर सवारियों को टिकट नहीं दिए गए थे। 144 रुपए का अंतर पाए जाने पर यह कार्रवाई की गई है। परिचालक को निलंबित कर दिया गया है तथा आगामी कार्रवाई की जा रही है। वहीं 72 रुपए का टांका लगाते हुए भी हमीरपुर कश्मीर रूट पर एक परिचालक पकड़ा गया है। इस कंडक्टर को जल्द ही चार्जशीट किया जाएगा। किलाड़ में आधा फीट बर्फबारी, शेष दुनिया से कटा पांगी घाटी का संपर्क, प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। जिला चंबा के जनजातीय क्षेत्र पांगी में मंगलवार देर रात से हुई लगातार बर्फबारी के बाद घाटी मुख्यालय किलाड़ में 6 इंच के करीब ताजा हिमपात हुआ है। इसके चलते इलाके में प्रचंड शीतलहर चल रही है। उधर प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों से भूस्खलन ग्रस्त क्षेत्रों की ओर न जाने का अपील की है। इसके साथ ही एडवाइजरी जारी कर दी है। तहसीलदार पांगी शांता कुमार ने बताया कि घाटी में मंगलवार को सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। पांगी में मौसम के बदलते तेवर से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। वहीं ऊपरी चोटियों हुडान भटोरी, चस्क भटोरी, परमार भटौरी में करीब 9 इंच तक बर्फबारी हुई है। बर्फबारी के कारण पांगी की अधिकतम सड़कें बंद हो गई हैं। सुबह के समय मुख्यालय किलाड़ आए लोगों को पैदल आवाजाही करनी पड़ी। बर्फबारी के कारण घाटी की 1 दर्जन पंचायतों में अंधेरा छाया रहा। पावर हाउस साँच की जगह लाइन खराब होने के कारण बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। वहीं पांगी से बाहर जाने वाले मार्गों में वाया कुल्लू मनाली के उदयपुर में मार्ग बाधित होने से घाटी पूरे विश्व से कटी हुई है। मौजूदा समय में घाटी के 32 संपर्क मार्ग बाधित पड़े हुए हैं। उधर पांगी प्रशासन की ओर से बीआरओ, लोनिवी व बिजली बोर्ड के अधिकारियों को कड़े आदेश दिए हुए हैं। कंपकंपाती ठंड में बेघर हुआ परिवार, आधी रात को उठी लपटों में जल गया 2.5 मंजिला मकान। जिला कुल्लू के तहत आते उपमंडल बंजार की ग्राम पंचायत बाहू के तून गांव में बीती रात को एक 2.5 मंजिला मकान जलकर राख हो गया। आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया। आग की लपटें जैसे ही मकान से उठी तो पूरे गांव में अफरा-तफरी का माहौल बना गया। ग्रामीण आग बुझाने के लिए घटनास्थल पर पहुंचे। रात भर आग बुझाने का कार्य चला रहा। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया और साथ लगते घरों को आग लगने से बचा लिया गया। बताया जा रहा है कि यह घर सुरेंद्र कुमार का है। सर्द रात में प्रभावित परिवार खुले आसमान तले रहने को मजबूर हो गया है। प्रभावित परिवार की घर के साथ साथ सारी संपत्ति जलकर राख हो गई है और इस आग की घटना में लाखों की संपत्ति राख होने का अनुमान लगाया गया है।
हम अपने राज्य के विकास में योगदान देने में गर्व महसूस करते हैं और हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में हमें और भी अच्छी खबरें मिलेंगी। इन खबरों को अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए कृपया हमारा कंटेंट साझा करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपडेट के लिए हमें फॉलो करें। इसके अलावा बेझिझक अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। आपका सहयोग हमें और भी बेहतर काम करने में मदद करेगा। धन्यवाद।